नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। हमने कल इस बातचीत का सिलसिला शुरू किया था कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के जो विभाग हैं, इन विभागों में कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। इसके बारे में कल हमने जब चर्चा की तो हमको अंदाज नहीं था कि कुछ ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी बातचीत। कल हम मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, केवल इन्हीं 3 लोगों के विभागों के बारे में चर्चा कर पाए थे कि काफ़ी लंबाई हो गई थी। आगे की बात के लिए हमने आज का समय तय किया था। आज हम आपके सामने फिर मौजूद हैं। इन 3 लोगों के अलावा 9 लोग और हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इन 9 में बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल और केदार कश्यप, ये 4 लोग पहले मंत्री रह चुके हैं। इनके विभागों की हम चर्चा करेंगे। बाकी मंत्री जो हैं वो पहली बार मंत्री बन रहे हैं, उनके विभागों की भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर इस बातचीत का हमारा मकसद ये है कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंत्रालय की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से खतरे हैं, कौन सी समस्याएं हैं, और जिन मंत्रियों के बारे में हम जानते हैं कि पहले उन्होंने काम किया हुआ है, थोड़ी बहुत चर्चा उनकी भी है। इस बातचीत के लिए आज मेरे साथ यहाँ पर हमारे अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी भी मौजूद हैं। कुछ लोगों की शिकायत है मैं ज़्यादा बोलता हूँ, वो कम बोलते हैं। शशांक, थोड़ा आप ज़्यादा बोलना भाई, ये शिकायत लोगों की दूर हो जाए। हम आज चालू करते हैं बृजमोहन अग्रवाल से। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से छात्र नेता के रूप में जिन्होंने राजनीति शुरू की, रायपुर से वो लगातार विधायक रहे, एक ही सीट से लड़ते रहे चुनाव, एक भी विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं हारा। मध्य प्रदेश में पटवा सरकार के समय वहाँ भी उनके मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे। छत्तीसगढ़ जब बना तो शुरू के 3 साल तो जोगी की सरकार थी, लेकिन 2003 के चुनाव के बाद जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी तो पूरे 15 बरस बृजमोहन अग्रवाल एक मजबूत और ताकतवर मंत्री रहे। उन्होंने बड़े बड़े विभाग संभाले, अलग अलग कई तरह के विभाग संभाले। उनको एक सबसे तजुर्बेकार मंत्री माना जाता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज का जो मंत्रिमंडल है विष्णुदेव साय का, इसमें बृजमोहन अग्रवाल सबसे अनुभवी मंत्री हैं। तो भी शायद ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा ही है शशांक। हम बृजमोहन अग्रवाल के विभागों की बात करें। एक विभाग है स्कूल शिक्षा, जो वो पहले भी देख चुके हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं स्कूल शिक्षा के। उच्च शिक्षा, ये विभाग उन्होंने पहले नहीं देखा है। स्कूल शिक्षा के मुकाबले बहुत छोटा विभाग है। गिनी चुनी संख्या में प्राध्यापक रहते हैं, प्राचार्य गिने चुने रहते हैं, कॉलेज भी कुछ 100 ही हैं। तो ये स्कूल शिक्षा जितना बड़ा नहीं है, महत्वपूर्ण लेकिन है। अभी हालत थोड़ा खराब भी है विभाग की। संसदीय कार्य उनको दिया गया है। इसके पहले संसदीय कार्य मंत्री शायद वो नहीं रहे हैं, अगर मुझको ठीक याद पड़ता है तो वो नहीं रहे हैं। लेकिन संसदीय कार्य के एक बड़े जानकार हैं वो। इतने लंबे समय से, ये उनका 8वां कार्यकाल है, इतने लंबे समय से 35 बरस तो विधानसभा में तकरीबन उनको हो गए हैं। तो इतना लंबा उनका तजुर्बा है कि संसदीय कार्य जो है इसमें माहिर हैं वो। दूसरा, उनके कुछ पसंदीदा विभाग हैं। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, जिसमें मंदिर, मठ, धार्मिक मेले ये सब आते हैं। पर्यटन और संस्कृति विभाग, इतने विभाग बृजमोहन अग्रवाल को दिए गए हैं। इनमें से आखिरी के जो हैं उसको वो पहले बहुत अच्छे से देख चुके हैं, उनके पसंद के भी हैं। जब राजभवन में मंत्रियों की शपथ हो रही थी, कुछ लोगों ने उनको बधाई दी, कुछ लोगों ने उनसे बात की, पूछा कि कौन से विभाग मिलेंगे। तो उनकी पहली पसंद ये आखिरी वाले विभाग ही दिख रहे थे, जो बजट में छोटे हैं, आकार में छोटे हैं, लेकिन बृजमोहन की असली पसंद भी हैं वो। शशांक, क्या लगता है आपको बृजमोहन के विभागों को देखकर? जी, स्कूल शिक्षा वो पहले भी संभाल चुके हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा जब वो संभाल रहे थे तब बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट था, मतलब उतना नहीं था। उसके बाद ट्राइबल के स्कूल आ गए, उनके साथ आ गए, और भी स्कूल शिक्षा कर्मी वगैरह सब, पंचायत के जो टीचर है सब उनके। तो आपके डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्कूल शिक्षा हो गया है आज के राज्य में। जितने विभाग हैं उसमें सबसे बड़ा स्कूल शिक्षा है। जी,
शायद सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी संख्या इसी में आती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक मजबूत व्यक्ति और अनुभवी व्यक्ति ज़रूरत है। जैसे पिछले 5 साल प्रेम साहसी फेल हो गए, फेलवर ही कहलाएंगे, यानी अकेले मंत्री जिनको भूपेश मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा था, हटाया गया था जी। बाद में चुनाव भी हार गए थे, तो टिकट ही नहीं मिली, चुनाव नहीं हार गए थे, टिकट नहीं मिली। और दूसरे उसमें रविंद्र चौबे को मंत्री बनाया गया था, स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट दिया गया था। तो आपको मालूम होगा पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार उसको माना गया। कई जॉइंट डायरेक्टर सस्पेंड हुए, कुल 10 अफसर, 3 जॉइंट डायरेक्टर समेत 10 अफसर सस्पेंड हुए। लेकिन अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज अभी के बता रहा हूँ, वो जिन अफसरों को दिया और सस्पेंड किया गया था, वो उनको आरोप पत्र जारी नहीं हुआ और तो सब बहाल हो गए। 60 या 90 दिन में वो फिर बहाल हो गए चुनाव का। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बढ़िया संविदा की नौकरी थी, रिटायर देके अपना छुट्टी चले गए, सरकार बदली। तो किसकी बात कर रहे हो? डॉक्टर आलोक शुक्ला की। अच्छा, आलोक शुक्ला, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। हाँ, तो वो चले गए और कुछ इसी तरह का ये एक बड़ी समस्या है। तो दूसरा उच्च शिक्षा। ये बतलाओ शशांक मुझको, पिछली सरकार में प्रेम साहसी मंत्री तो कमजोर थे जी, लेकिन आलोक शुक्ला जो हैं ये तो बड़े मजबूत अफसर एक समय माने जाते थे जी। आईएएस में भी उनकी रेपुटेशन एक समय कामकाज को लेके ठीक थी। बाकी विवाद मामले भ्रष्टाचार के उसमें मैं नहीं जाता जी। लेकिन हेल्थ और स्कूल एजुकेशन 2 बड़े विभाग इनको भूपेश बघेल ने दे के रखे थे जी। हेल्थ की भी बदहाली सुनता हूँ मैं, स्कूल शिक्षा की भी बदहाली सुनता हूँ मैं जी। क्यों नहीं कर पाए आखिरी में काम वो? देखिए क्या है कि काम, मुझे नहीं लगता कि उनमें काम में कोई क्षमता थी, लेकिन कहीं कहीं भ्रष्टाचार के ज़्यादा मामले आए हैं, शिकायतें कम से कम दोनों ही विभागों में। अभी व्यापम का भी खुलेगा तो भी पता चलेगा कि किस तरह होगा। और ये जो 2700, थोड़ा हैरानी की बात भी थी ना कि भ्रष्टाचार के इतने मामलों से घिरे हुए थे जी, और भूपेश सरकार ने उनको जी न सिर्फ एक्सटेंशन दिया जी, बल्कि सबसे बड़े विभाग जो हैं 2 उनके हवाले करके रखे थे। देखिए वो उनकी नियुक्ति ही, संविदा नियुक्ति दी ही नहीं जा सकती थी क्योंकि इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल सकता था। मुझको ऐसा पता लगा था पिछली सरकार के समय का, आपको ज़्यादा पता होगा जी, कि एक संविदा नियुक्ति दी गई थी डीडी सिंह को जी, जो कि सेक्रेटरी थे जी, उनको संविदा नियुक्ति दी गई थी जी। तो वो तो मुख्यमंत्री ने खुद कर दी थी जी, हाँ, ठीक है जी। लेकिन आलोक शुक्ला की नियुक्ति को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट में ले गए थे जी, उन्होंने कैबिनेट से करवाया था जी, जी। क्या वजह थी ऐसी? देखिए मामला कोई फंसना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी चला गया, लेकिन कुछ इस तरह का हुआ कि जो क्षेत्राधिकार वाली बात आई इसमें जो पिटिशनर को लेके, तो इसलिए वो एक तरह से राहत मिल गई और संविदा के ऊपर संविदा मिलती रही। कुल मिला के ये है। और विभाग बर्बाद होते चले गए। विभाग का तो हाल है, बुरा हाल। मुझको ऐसा भी ध्यान पड़ रहा है कि आलोक शुक्ला एक कोई मैगजीन निकालते थे, उस मैगजीन के सब्सक्रिप्शन को लेके ये विवाद सामने आया था कि करोड़ों रुपए सब्सक्रिप्शन का स्कूलों से ले लिया गया था जी, जी। उस मैगजीन के मामला विधानसभा में भी उठा। मामला विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने उसकी जांच रिपोर्ट मांगी जी। वो जांच रिपोर्ट उस समय के तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री जो रविंद्र चौबे थे, उन्होंने विधानसभा में जो जांच रिपोर्ट भेजी है उस रिपोर्ट में उन्होंने इस बात को सही ठहराया है कि एक पत्रिका का आजीवन सदस्यता ले ली गई है। किलोल नाम की मैगजीन, आलोक शुक्ला की निजी मैगजीन थी वो, बाद में उन्होंने नाम अपना हटाया उससे। हैरानी की बात यह है रविंद्र चौबे ने जांच रिपोर्ट में ये तर्क दिया है विधानसभा को कि इस मैगजीन के बंद होने की अभी कोई आशंका नहीं दिखती है, इसलिए आजीवन ले लेना ठीक है। कैसे सरकारी खर्च पे कोई चीज़ आजीवन हो सकती है? तो स्कूल शिक्षा विभाग जो है, मैं तो एक छोटी सी बात उसकी गिना रहा हूँ, ये विभाग भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप पहले भी झेलते रहा है। तो ये थोड़ा कोयले की कोठरी जैसा है ये विभाग, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या है, शिक्षा व्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है।
उस शिकायतें बहुत हुई है अलग अलग स्तरों पर। खास करके आपको मालूम होगा, खास कर ट्रांसफ़र पोस्टिंग घोटाले में बच्चों यहाँ तक आकर राजधानी में आके बच्चों ने प्रदर्शन किया था जी। और मुझको ऐसा ध्यान पड़ता है कि स्कूल शिक्षा में फर्नीचर खरीदी का घोटाला ये हमेशा ही चलते ही रहता है। जी जी। घटिया फर्नीचर खरीदना, हर स्कूल में 1-2 कमरे ऐसे रहते हैं जहाँ नया फर्नीचर आया, आते ही टूट गया, उस टूटे फर्नीचर उस कमरे में डाल दिए, ऐसी हालत रहती है जी। तो बृजमोहन अग्रवाल के सामने एक चुनौती बड़ी रहेगी कि स्कूल शिक्षा से भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए और व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। वैसे काबिल हैं वो अगर चाहे मान लीजिए और मेहनत करें जी तो वो भ्रष्टाचार को यहाँ काबू कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको वो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है जी। दूसरी चीज़, अब इसमें स्कूल से उच्च शिक्षा में आते हैं। उच्च शिक्षा उमेश पटेल के पास था। हाँ। लेकिन जैसे कि स्टाफ उतने नहीं है जैसे स्कूल एजुकेशन की तुलना में स्टूडेंट कम है, लेकिन वो भी ठीक से संभाल नहीं पाए। कॉलेज एजुकेशन का बतलाऊं शशांक में कि प्राचार्य के पद खाली पड़े हैं सैकड़ों जी, सैकड़ों तदर्थ प्राचार्य हैं जी, सैकड़ों प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं जिनकी पात्रता है प्रमोशन की, प्राचार्य बनने की। कॉलेज एजुकेशन विभाग के पास कंप्यूटर पर कोई लिस्ट तैयार नहीं है जी। मुझको कॉलेज एजुकेशन से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा, राजभवन से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा कि इस विभाग की कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं कि मनमानी बंद हो जाएगी इस विभाग में। ये कॉलेज एजुकेशन का हाल है जी। सैकड़ों प्रोफेसर प्रमोशन के लिए तैयार हैं, पात्रता है उनकी। सैकड़ों कुर्सियां प्राचार्य की खाली पड़ी हुई हैं। केवल भूत को पीपल से मिलाने जैसा काम करना था, वो भी उमेश पटेल ने 5 साल में नहीं किया। सहायक प्राध्यापकों के प्रमोशन का हाल ये है कि 1993 में जो भर्तियां हुई थी तो आज तक प्रमोशन नहीं हो पाए बड़े पैमाने पे। कोर्ट कचहरी लड़ी रहे हैं। तो बीच में एसोसिएट प्रोफेसर बनाने की बात आई थी, इस तरह कुछ मतलब कोई ठोस काम नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी का हाल ये है कि उनके पिता के नाम से ही यूनिवर्सिटी बना है, वो भी अभी कॉलेज में ही चल रहा है, एक बिल्डिंग नहीं बन पाता। रायगढ़ में यूनिवर्सिटी है। उमेश पटेल के पिताजी नंद कुमार पटेल जी के नाम पर। नंद कुमार पटेल एक काबिल मंत्री थे, बहुत काबिल थे जी। और ये तो हुआ स्कूल हायर एजुकेशन की बात। संसदीय कार्य निश्चित रूप से ज़्यादातर विधायक नए हैं तो फ्लोर मैनेजमेंट और चूंकि सबसे अनुभवी हैं तो ये बृजमोहन के टेस्ट का है और एक बड़ी जिम्मेदारी वाला और वो काबिल है इस काबिल के लिए। और ये जो काबिल सभी चीज़ों के लिए हैं। अगर वो चाहें तो स्कूल एजुकेशन से करप्शन खत्म कर सकते हैं जी। अगर वो चाहें तो उच्च शिक्षा में जितने प्रमोशन या बाकी मामले कागजी काम बाकी है उसको कर सकते हैं। संसद के काम जो है विधानसभा में कुछ टीचरों से मेरी कॉलेज शिक्षकों से बात हो रही थी, वो उनको लेके काफ़ी उत्साहित भी हैं, खास करके जब से इनको विभाग मिला है तो उनका मानना है कि लंबे समय तक लंबित उनके प्रकरणों पर ध्यान देंगे इस तरह का। खैर अब आगे आते। दूसरा मुझको लगता है धार्मिक न्यास और धर्मस्व जो है जी, तो ईश्वर का जितना काम करेंगे बृजमोहन, पूजा पाठ, राजिम का कुंभ मेला, धार्मिक मेले, साधुओं का जितना आशीर्वाद लेंगे तो हो सकता है उससे उनको अपने परफॉर्मेंस में भी मदद मिले। अब राजिम कुंभ का आयोजन की बात तो उन्होंने कह दी है अनौपचारिक, उसमें शायद कैबिनेट में आ भी जाएगा। जो माघ पुन्नी मेला को, माघी पुन्नी मेला को वो राजिम कुंभ फिर से वो करना चाह रहे हैं, वो उनके पसंद का भी है। हाँ। और दूसरी चीज़ उन्होंने अयोध्या में रामलला दर्शन यात्रा शुरू करने में 15 जनवरी से 15 मार्च तक जो बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम एक किस्म से रहेगा। भाजपा की जहां जहां सरकारें हैं वहां से चलेगा और लोकसभा चुनाव तक ये लगातार चलेगा मुफ्त में। तो ये काफ़ी बड़ा काम है। मुफ्त यानी जनता का ही पैसा लगेगा, बीजेपी के पैसे से नहीं हो रहा है शशांक जी, सरकारी खर्च पे ही होना है। हाँ, मुफ्त नहीं है वो जी, सरकार के ही पैसे से हो रहा है जी। और पर्यटन और संस्कृति में ये है तो पर्यटन का तो पिछले 10 साल में कोई बड़ा काम नहीं हुआ, खास करके इनके पास पर्यटन नहीं था। जो होटल मोटल जो भी बने हैं वो इन्हीं के समय बने थे पहले कार्यकाल में। उसके बाद उसमें कुछ नहीं रहे। पर्यटन के नाम पे एक राम वन पथ ही थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत हो रहा है।
कौशल्या माता मंदिर या 2-4 उस तरह के। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में एक नया तीर्थ सर्किट डेवलप करने की बात है। तो ये सब इसमें आएंगे। लेकिन पर्यटन में मुझको एक और चीज़ याद पड़ रही है कि भाजपा सरकार के 15 साल में बृजमोहन अग्रवाल शायद पूरे समय या काफ़ी समय पर्यटन मंत्री थे। शुरुआत के 5 साल तो रहे। 5 साल रहे जी। जो आज पर्यटन के जितने मोटल वगैरह बने हुए हैं प्रदेश में जी, इनका उपयोग नहीं हो रहा है। लोगों ने मुझको कहा इनका भाड़ा बहुत ज़्यादा है, वैसी सहूलियतें नहीं है। उतना महंगा 8,000 रुपया किसी कमरे का भाड़ा है एक दिन का, उसको दे के आम पर्यटक वहाँ जाना नहीं चाहते। कुछ कमी है छत्तीसगढ़ के पर्यटन ये है में। कि लीज पे दे दी है कि बहुत सारे, तो उसको निकाल के लीज पे दे भी दिया गया है। हाँ। और उस समय क्या है, पर्यटन स्थल डेवलप नहीं हुए थे। बाद में कुछ काम जरूर हुआ। यानी मुझको लगता है चुनौती बहुत बाकी है पर्यटन में, बहुत चुनौतियां हैं ऐसा मुझको लगता है। जी। संस्कृति के नाम पे यही हुआ है कि विश्व आदिवासी महोत्सव होता रहा है। इस तरह छोटे मोटे विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव जो भूपेश सरकार ने हर साल करवाया उसको। और ये बड़ा डिपार्टमेंट है, हर बड़ा डिपार्टमेंट इस मामले में संस्कृति को लेके, राजभाषा आयोग वगैरह सब इसी में आता है। तो लोक कलाएं जितनी हैं, लोक कला, लोक संस्कृति, गीत संगीत, ये सब इसी में आता है। जी। और मुझको क्यों ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि भूपेश सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव भी करवाया था। तो रामायण वाली बात सूट कर सकती है बीजेपी सरकार को भी। तो हो सकता है ऐसे कोई कार्यक्रम जारी रखे जाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो कुल मिला के ये है कि बृजमोहन अग्रवाल एक ताकतवर मंत्री हैं, बहुत अनुभवी मंत्री हैं। वो अगर चाहेंगे तो अपने विभागों को सुधार सकते हैं, बिना देर किए सुधार सकते हैं। यही स्थिति है। जी। संस्कृति में छोटी सी एक चीज़ बता दो, नृत्य महोत्सव वगैरह के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय है, CSR मद से काफ़ी राशि मिली थी। ऐसा NTPC से 5-7 करोड़ मिला था, ND से एक साल कोल इंडिया, NMDC से भी 5-7 करोड़, मतलब काफ़ी पैसे मिलते रहे हैं। यानी वो उन पैसों से भी जारी रह सकता है जो कि राज्य के बजट के नहीं रहेंगे। अब हम आते हैं शशांक रामविचार नेताम जी। रामविचार नेताम को अभी अनुसूचित जाति जनजाति विकास का विभाग दिया गया है। उसी के तहत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास भी आता है। जो हज कमेटी रहती है, अल्पसंख्यक आयोग रहता है, ST/SC कमीशन रहता है या परिषद रहती है, ये सब इसी के तहत आती है, इसी मंत्रालय में। इसके अलावा उनको कृषि मंत्री भी बनाया गया है। नाम उसका कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग है। ये भी रमन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल से ही मंत्री रहे। नहीं, पहले कार्यकाल से रहे, बीच में वो राज्यसभा में भी चले गए। बीच में राज्यसभा में चले गए, वो अलग बात है। है। 10 साल मंत्री रहे। हाँ, लेकिन मंत्री शुरू से ही रहे, पहले कार्यकाल से ही रहे। और पहले कार्यकाल में ट्राइबल उनके पास रहा, आदिम जाति विकास मंत्रालय उनके पास। एक विभाग पहले भी देख चुके हैं वो। गृह मंत्री भी थे एक समय वो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। जब सलवा जुडूम चालू हुआ तब उनको गृह मंत्री बनाया गया था। हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। रामविचार नेताम सरगुजा से आते हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। जो मुख्यमंत्री के लिए 4-5 नाम चलते थे, उनमें रामविचार नेताम का भी नाम चलता था। रामविचार नेताम काफ़ी तेज तर्रार तरीके से काम करने के आदी हैं। अपने विभाग वगैरह में भी वो कड़ाई बरतने के आदी हैं, बहुत नरमी से काम नहीं करते हैं, ऐसा ही मेरा मानना है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, ये आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास का विभाग जो पहले भी उन्होंने संभाला हुआ है, ये विभाग की अभी क्या हालत है? तो विभाग की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। नाजुक इस मायने में कहा जाए कि जैसे शिक्षकों का को स्कूल एजुकेशन में ट्रांसफ़र कर दी गई, तो दिक्कत ये है कि वो स्कूल उस ढंग से नहीं चल पा रहे हैं जो ट्राइबल अपने आप में चलाते थे। जैसे उस समय वो स्कूल एजुकेशन के बाकी स्कूल जैसे खराब हैं जी, वैसे ये भी खराब हो, वो भी सही खराब है। उस समय क्या है, सहायक आयुक्त एक मॉनिटरिंग करते रहे। हाँ। वो स्थिति अभी नहीं है। और ग्रेडेशन वगैरह को लेके इनके बीच में अभी तक विवाद चल ही रहा है, दोनों विभागों के बीच में। दूसरी चीज़ ये है कि एक पिछली सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूलों पर ध्यान नहीं। हाँ। स्वामी आत्मानंद योजना को ही ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ। ट्राइबल में एक बड़ी योजना है
जिसमें 100% ग्रांट मिलता है वो है एकलव्य स्कूल। अच्छा। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा हुआ है कि भाई तुम नवोदय की तरह भी इसको तैयार करो। अच्छा। हाँ, सारे फैसिलिटी सारे पैसे उनको देते हैं। तकरीबन हर जिलों में ये स्तरीय है, लेकिन वो उस दिशा में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया किसी ने। जो आदिम जाति में आता है, आदिम जाति में करने एकलव्य स्कूल, एकलव्य स्कूल ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ये यहाँ राज्य अभी तक उसको ठीक से नहीं कर पाई है। तो वो एक संभावना बनती है, वो एक संभावना बनती है इस दिशा में काम करें। फिर आश्रम, छात्रावास, ये सारे इनके साथ में हैं इसी के। तो छात्रावास वगैरह में तो काफ़ी कुछ शिकायतें। मुझको ध्यान पड़ रहा है कि कांकेर में एक घटना हुई थी, जलियांवाला किसी केंद्र में बच्चियों के साथ जी उनका देह शोषण हुआ, बलात्कार हुआ जी। वहीं के स्टाफ की कोई महिला थी, उसका पति और दूसरे लोग, ये आदिम जाति के तहत ही आता था वो केंद्र। बिल्कुल। तो ऐसी कई बड़ी घटनाएं भी हुई हैं। आदिवासी बच्चियों का शोषण जो है, ये कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं। कई जगह की खबरें आती है कि आश्रम छात्रावास में जो अधीक्षिका है उसका पति शराब पीकर पहुंच गया जी। तो ऐसा कई जगह होता है। मुझको लगता है कि एक आदिवासी संवेदना के साथ में गरीब आदिवासी बच्चियां जो कि छात्रावास में रह के पढ़ रही हैं जी, उनके ऊपर खास एक हिफाजत का इंतजाम करने की जरूरत है। राम विचार नेताम एकदम घने आदिवासी इलाके से आते हैं। ये राज्यसभा में रह चुके हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। पूरा का पूरा सरगुजा पूरा बीजेपी की जेब में गया है, पूरा उसने वोट दिया है। सारे आदिवासी सीटें, प्रदेश की अधिकतर सीटें जो हैं भाजपा को गई हैं। ऐसे में राम विचार नेताम के ऊपर ये जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है कि आदिवासियों के साथ जहाँ भी ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसको वो रोके। बिल्कुल। और सक्षम है, सक्षम है। अगर मेहनत करेंगे तो वो सच में रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके साथ कृषि विकास और कृषि डिपार्टमेंट है। ये नया जरूर है, लेकिन पिछले 5 सालों में थोड़ा सा बीज खरीदी को लेके ये काफ़ी विवादों में सप्लाई, बीज खरीदी नहीं, मशीनें भी जो है कृषि की उसकी खरीदी को लेकर एक हार्टिकल्चर मिशन, बीज निगम, कृषि विभाग, इसमें एक बड़ा ही संगठित भ्रष्टाचार, बहुत ही संगठित। बच्चे को मालूम था कि कौन लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार, कौन अफसर शामिल हैं, कौन ठेकेदार हैं, कौन सप्लायर हैं, ये सबको मालूम था जी। अभी जो जेल में बंद है आईएएस आखिरी जो हेल्थ डायरेक्टर कृषि थी, रानू साहू, उस समय भी हुआ, कुछ दवा सप्लायरों के यहाँ छापा भी पड़ा है। तो कुल मिला के ये बड़ा कुख्यात डिपार्टमेंट हो गया है। कुख्यात डिपार्टमेंट है, आपने एकदम सही शब्द का इस्तेमाल किया है जी। और ये राम विचार नेताम को दिया गया है जी। और आपको ध्यान है कि यहाँ बीज निगम में अध्यक्ष कौन थे अभी जी? कौन थे? अग्नि चंद्राकर जी। कौन है अग्नि चंद्राकर? अग्नि चंद्राकर जी महासमुंद के विधायक रहे हैं। उनके दामाद अभी, आपकी हंसी बता रही है कि उनके विधायक से अलग भी कुछ बात है। उनके दामाद अभी जेल में हैं, जो आप सुनना चाह रहे थे, सूर्यकांत तिवारी जी। आप सूर्यकांत तिवारी बोलने में टाइम बहुत लगा रहे हो, आप अग्नि चंद्राकर का नाम तुरंत बोल दे रहे हो। सूर्यकांत तिवारी जो कोल घोटाले में और कई तरह के घोटाले में, सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले में जेल में बंद हैं, जमानत हो नहीं रही है, ईडी के मामलों में बंद है। उनके ससुर अग्नि चंद्राकर, ये तिवारी हैं, वो चंद्राकर हैं। अच्छी बात है, अंतर्जातीय विवाह बुरी बात नहीं है। तो अग्नि चंद्राकर बीज निगम के अध्यक्ष मनोनीत होते हैं, अध्यक्ष चुन के नहीं आते। वो बीज निगम के अध्यक्ष थे अभी तक पिछली सरकार में। बीज निगम के मातहत व्यापक भ्रष्टाचार, हार्टिकल्चर मिशन के तहत व्यापक भ्रष्टाचार, पूरा कृषि विभाग का खरीदी, अनुदान देना, मशीनें खरीदना, बीज खरीदना, हर किस्म का भ्रष्टाचार। दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार में बहुत सारे लोग ऐसे थे इस 5 साल के भ्रष्टाचार में, जो उसके पहले की भाजपा सरकार के दौरान भी यही काम करते थे, बिल्कुल इन्हीं विभागों में करते थे। अब देखते हैं सीबीआई को अभी छूट मिल जाएगी शायद यहाँ पे कार्रवाई करने की, जांच करने की, क्योंकि हार्टिकल्चर मिशन वगैरह का तो शायद 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है।
उसमें अगर इतना संगठित भ्रष्टाचार चल रहा है, और ये वही लोग कर रहे थे जिन्होंने बीजेपी सरकार में भी यही भ्रष्टाचार किया था, कोई चेहरा तक नहीं बदला था, सारे सप्लायर वही के वही थे, एक आध नाम जुड़ गया था इसमें। तो देखिए, राम विचार नेताओं के सामने एक ये चुनौती भी रहेगी कि विभाग के तहत एक संगठित भ्रष्टाचार 5 साल से चल रहा था, अपने विभाग को किस तरह से बचाते हैं, उसकी साख को कैसे बचाते हैं। क्योंकि इस बार की भाजपा सरकार के बारे में मैं सुन रहा हूं कि दिल्ली से भी निगरानी रहेगी। जी बिल्कुल। तो अगर कोई व्यापक और संगठित भ्रष्टाचार ऐसा होगा तो शायद दिल्ली का अनदेखा नहीं रह पाएगा ये। लेकिन राम विचार नेता में एक काबिल मंत्री हैं, वो इसको काबू कर सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो। देखते हैं कैसा काम करते हैं। अगले मंत्री हैं दयाल दास बघेल। दयाल दास बघेल को खाद्य विभाग दिया गया है, जिसके तहत उपभोक्ता संरक्षण भी आता है। खाद्य मंत्री हैं वो, असल में साफ छोटे शब्दों में कहें तो खाद्य मंत्री हैं दयाल दास बघेल। खाद्य विभाग की क्या चुनौतियां हैं शशांक? देखिए, पिछले 5 सालों में इसमें भी भ्रष्टाचार काफ़ी रहा, थोड़े से पीडीएस को लेके, क्योंकि मुफ्त योजना, चावल योजना चली है, मुफ्त अनाज योजना। तो भौतिक सत्यापन में खुद सरकार ने करीब 303 करोड़ का घोटाला पकड़ा था। बहुत सारे राशन दुकानें निरस्त हुई, कई लोगों के खिलाफ करीब 2 दर्जन से अधिक एफआईआर हुए हैं। तो अब ये मैं देखता हूँ, ये राइस मिलर्स ने चावल जमा नहीं किया, उनके खिलाफ एफआईआर, लेकिन कोई कार्रवाई होते देखते हैं कि आप राइस मिलर्स पे? अभी ईडी कर ही रही है, इसमें ईडी भी एक तरह से, ईडी अलग है भाई, नहीं वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। चावल तो राज्य का है ना जी, ईडी थोड़ी राज्य का चावल राज्य को ला के देगी। राज्य ने अगर किसी राइस मिलर को धान दिया है जी, और चावल जमा करवाना है उससे, उसको अगर खा गए हैं, उसको जमा नहीं कर रहे हैं, ये करीब हर सरकारों में ये मिलर, सप्लायर और ये पीडीएस में गड़बड़ी तो होती ही है। ये केवल 5 साल का नहीं है, इसके पहले से भी चल रहा है और संगठित रूप से चल रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला इसका सबसे नागरिक बड़ा। आपूर्ति निगम का घोटाला तो भूपेश सरकार के समय का नहीं था, उससे पहले का था। मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो वो चल ही रहा है, वो आज भी स्टार्ट आउट नहीं हुआ है। उसको भी लेके आज कह रहे हैं कि सीबीआई को दो। उसमें जो 2 सबसे मुख्य अभियुक्त थे जी नान घोटाले के जी, एक आलोक शुक्ला जी और एक अनिल टुटेजा जी, ये दोनों के दोनों भूपेश सरकार के 5 साल में सबसे ताकतवर रहे, सबसे ताकतवर। और नान घोटाला जो है वो किनारे पड़ गया। नान घोटाले के बारे में मुझको क्यों ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि मुकेश गुप्ता या किसी और ने जाके, या जीपी सिंह ने, किसी ने जाके अदालत में ये तक कहा है कि सरकार का ईओडब्ल्यू एसीबी विभाग जो है वो नान घोटाले को दबाने के लिए, उसके गवाहों को पलटने के लिए सरकार जुट गई है, सरकार टूट पड़ी है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। जब ये घोटाला प्रकाश में आया तो एसीबी के पास ये मामला था, एसीबी ने ही खुलासा किया था। हाँ, मुकेश गुप्ता थे उस समय। हाँ। उसके बाद जांच हुई तो सीबीआई को प्रकरण दिया जाएगा कि कुछ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। सरकार ने ये जवाब दिया भाई कि राज्य की एजेंसी पर्याप्त है, सक्षम है, और वो हुआ। ये किस सरकार ने दिया था? ये रमन सरकार के समय। हाँ, थोड़ा अलग अलग बताते चलिए। ये रमन सरकार के समय में। और सीएम मतलब नेता प्रतिपक्ष थे भूपेश टीएस सिंहदेव। हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, इन्होंने लगातार इस मामले को उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। प्रकरण को सीबीआई को जो दिया जाना चाहिए। लेकिन 5 साल बाद जब ये इनकी सरकार आई तो सीबीआई के खिलाफ मतलब जांच ना हो, मतलब वो इसको लेकर भी रोड अटकाया गया। हाँ, ये इस तरह का। तो कुल मिला के ये आज भी अभी मामला पेज पे फंसा हुआ है कि तो अब ये जांच पड़ी हुई है, रखा हुई है। जनता को शायद इसीलिए लगता है कि सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार कर ले, अगर वो ताकतवर रहते हैं, उनके पास पैसा रहता है, तो कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती। यानी ये हम खाद्य विभाग की चर्चा कर रहे हैं, नान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, सरकार में कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कोई कर ले, अगर उसके रिश्ते ठीक रहते हैं सत्ता से, उसके खिलाफ पहली बात तो जांच ही नहीं होती।
जांच हो जाए तो जांच को तबाह कर दिया जाता है, जैसा कि नान के मामले में पिछले 5 साल में हुआ है जी। इसके बाद भी अगर किसी मामले में अगर रिपोर्ट तैयार हो जाती है कि भ्रष्टाचार साबित हो रहा है, कोर्ट में जाने की इजाज़त दी जाए जी। तो वो इजाज़त नहीं दी जाती। सरकार इजाज़त नहीं देती है अपने सबसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने की। ये अंतहीन चलता है, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, लोग मर खप जाते हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, भ्रष्ट लोग अपनी जगह पे बने रहते हैं। ऐसा ही होता है। बिल्कुल। इसीलिए लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर से उठते चलता है या राजनीति पर से उठते चलता है कि राजनीति में सभी भ्रष्ट हैं। लोगों का रुख जो है इसको लेके बहुत ही निराशा से भर जाता है कि सभी लोग भ्रष्ट हैं ऐसा। तो ये खाद्य विभाग ऐसा मिला है दयाल दास बघेल जी को, हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। रमन सिंह सरकार के समय नान घोटाला उजागर हुआ था। पिछले 5 साल भूपेश बघेल की सरकार ने उस घोटाले को बुलडोज करने के लिए, उसको दबाने के लिए, छुपाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए जो जो हो सकता था सब किया था। वक्त की चक्री घूमती है, एक बार फिर बीजेपी की सरकार आ गई है, रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं, उन्हीं के कार्यकाल में नान घोटाला उजागर हुआ था। अब भाजपा सरकार के पास पूरा मौका है। अब भाजपा सरकार चाहे तो सीबीआई से जो परमिशन वापस ले ली थी भूपेश बघेल सरकार ने कि सीबीआई इस राज्य में बिना सरकार की इजाज़त के कोई जांच नहीं कर सकती, ये कह दिया था। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, दरअसल मैं पिछले 3 दिन में शायद संपादकीय भी लिख चुका हूँ कि बीजेपी सरकार को अब चाहिए, ये तो बिना विभाग के भी मंत्रिमंडल तय करके भेज सकता था कि सीबीआई को इजाज़त जो दी गई थी पहले वो जारी रहेगी। वो तो केस बेस पे भेज सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कुछ नहीं। जो पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो 2014 के बाद गड़बड़ाई है, पहले से व्यवस्था चली आ रही थी। देश के हर राज्य ने केंद्र सरकार को लिख के दिया हुआ था कि सीबीआई जो चाहे जांच हमारे राज्य में कर सकती है। ये कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में उसको विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था उस इजाज़त को, लिख के भेज दिया था कि हम उसको वापस लेते हैं। आपको याद होगी चिट्ठी वो। तो ये बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीजेपी की एजेंसियां हैं, मोदी की सरकार है, एक बार फिर ये सरकार लिख के भेज सकती है। हम तो चाहते हैं जितने तरह की एजेंसी भ्रष्टाचार की जांच करे, कम से कम भ्रष्टाचार कम तो हो। एक सरकार चली जाए दूसरी आ जाए, भ्रष्टाचार जारी रहे, ये तो बहुत खराब बात होगी। तो दयाल दास बघेल जी को हमारी शुभकामनाएं कि नान जैसा घोटाला न हो, राइस मिलर्स ने जो कुछ किया है उसके ऊपर आप कड़ाई से कार्रवाई कर सकें। पैसा जनता का है, किसी पार्टी का या सरकार का या नेता या अफसर का जेब का पैसा नहीं है। जितने भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो सकती है उतना अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। अगले मंत्री पे चलें अपन, केदार कश्यप को मिला है वन विभाग, जिसका नाम बदल के वन और जलवायु परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कुछ नहीं हुआ था, पिछले 5 साल में केवल नाम बदला था वन का, वन एवं जलवायु परिवर्तन हो गया था। भ्रष्टाचार जो पहले से चले आ रहा था वो ज्यों का त्यों जारी था, आगे क्या होगा मुझको नहीं मालूम। जल संसाधन सिंचाई विभाग मिला है केदार कश्यप को। आपको ध्यान होगा अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से अगर कोई सबसे भ्रष्ट विभाग माना जाता था वो सिंचाई माना जाता था। इसको खिंचाई विभाग भी कहते थे, लोग कहते थे खिंचाई इंजीनियर है सिंचाई इंजीनियर के बजाय। तो ये ऐसा जल संसाधन विभाग, एक वन विभाग जिसका मुखिया आज ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के ढेर आरोप लगे हुए हैं, मामले की जांच किसी तरह से रफा दफा हुई थी, उसके खिलाफ विभाग के वरिष्ठ लोगों ने मुकदमा किया हुआ है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में। ऐसा विभाग मिला है वन केदार कश्यप को। जल संसाधन जिसको पहले खिंचाई विभाग कहते थे, अभी पता नहीं उसमें कितना स्कोप है नहीं है, वो मिला है। एक सहकारिता विभाग मिला है। सहकारिता संस्थाएं अनंत काल से, मेरा यह ख्याल है द्वापर त्रेता के युग से ही सहकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार में डूबी रहती हैं। राजनेता उस पर कब्जा किए रहते हैं, उसके कागजी चुनाव बंद कमरे में दिखा देते हैं,
जनता का पैसा कुछ सार्वजनिक, राज्यों में अच्छा काम भी हुआ है कुछ राज्यों में अच्छा काम हुआ है। महाराष्ट्र बड़ी बड़ी शक्कर मिले हैं वहाँ पे, महाराष्ट्र, गुजरात में उससे ज्यादा बेहतर। अमूल का पूरा प्रोजेक्ट जो है, आप ठीक कह रहे हो। यानी ऐसा नहीं है कि सहकारिता में जीन्स में ही बेईमानी भरी हुई है। कई राज्य अच्छा भी काम करते हैं। अभी मुझको ध्यान है कर्नाटक का। कर्नाटक में जो दुनिया का सबसे मशहूर सिंगल ब्रांड है साबुन का, मैसूर सैंडल सोप, मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूं उसका, ये कोऑपरेटिव सेक्टर का है वहाँ का, या वहाँ के सार्वजनिक उपक्रम का है। खादी ग्रामोद्योग के ऐसे कई प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे। नहीं, अब इसमें देखिए हमारे यहाँ देवभोग पेड़ा, ये रसिक परमार ये अध्यक्ष थे दुग्ध महासंघ, चूंकि वो होटल व्यवसाय से जुड़े भी रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे पेड़ा बनवाना, पनीर बनवाना, खोआ बनवाना, कई तरह का चालू किया और काफी सफल भी है। मुझको ध्यान है एक बार दिवाली पे कुछ उन्होंने भेजा भी था, थोड़ा पेड़ा खोआ वगैरह भेजा था, लेकिन वो हट गए वहाँ से, दोबारा फिर दुग्ध महासंघ से आया नहीं दिवाली पे कुछ। अब जो भी वहाँ बैठे होंगे सुन ले इस बात को। तो मेरा ये कहना है शशांक कि फॉरेस्ट बहुत ही बदनाम, बहुत ही भ्रष्ट विभाग रहते आया है परंपरागत रूप से। सिंचाई विभाग मुझको नहीं मालूम अभी बजट कितना है, प्रोजेक्ट क्या है उसके, एक वक्त का, अपने वक्त का, अपनी जवानी में बड़ा बदनाम रहा है। इस विभाग का चाल चलन जवानी में बड़ा गड़बड़ था, अब कैसा है मुझको नहीं मालूम। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी गड़बड़ी कई किस्म की होती है, यहाँ क्या हो सकेगा सुधार मुझको नहीं मालूम। एक और छोटी सी चीज, कौशल विकास, जो स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, शायद वो भी इनको दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पे किसी होटल में लोगों को काम, कढ़ाई मंजवा लेते हैं और उनको मिठाई बनाने का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे देते हैं। कहीं पे चाय बुलवा लेते हैं, चाय लाओ, झाड़ू लगाओ, ये करो, उसको एसी सुधारने का ट्रेनिंग दे देते हैं, सबका पैसा ले लेते हैं। सबसे भ्रष्ट योजनाओं में से एक कौशल विकास है। अगर इसने ईमानदारी से काम किया होता, कोई सरकार का बेरोजगारी भत्ता लेने गए नहीं होते। हर किसी का इतना हुनर डेवलप हो जाता कि वो अच्छी कमाई का काम करने लगते, लेकिन हुआ नहीं है वो। तो केदार कश्यप के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। शशांक आप बताएं, केदार कश्यप तो पहले भी कई विभाग संभाले हुए हैं। जी बिल्कुल, ये वन के बारे में आता हूँ। वो वन क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ। वनों में सुधार के गुंजाइश काफ़ी है। दूसरा चीज़, सबसे बड़ी चीज़, ये विभाग करप्शन से पिछले 5 सालों में, जब से मुझे लगता है कि मोहम्मद अकबर से मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे नियम कानून के जानकार रहे हैं, और मैं बड़ा प्रभावित रहता रहा हूँ कि वो उसको लेके। लेकिन ये पिछले 5 साल में बड़ा निराशा हुई मुझे व्यक्तिगत तौर पे, खास करके। मैं समझ रहा था आप बोल रहे हैं कि 5 साल में मोहम्मद अकबर के रहते जो वन विभाग में भ्रष्टाचार था उससे आप बहुत प्रभावित थे, ऐसा? नहीं, वाक्य आपका लंबा हो गया ना, तो मेरे थोड़ा गलतफहमी हो गई। मैं समझा आप भ्रष्टाचार से बहुत प्रभावित हो गए थे। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ कि सबसे शीर्ष पद पे प्रशासनिक मुखिया, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के जिस हिसाब से पदस्थापना हुई, उसको लेके विभाग के बीच में ये चर्चा रही नीचे स्तर तक कि ये सिर्फ चुनावी चंदे के लिए हुआ है। ये बहुत खराब चंदे के लिए। हाँ। मैं नहीं कह रहा था, शशांक ने कह दिया है, जिसको फंड मैनेजर कहा जाता है वन विभाग का, सिर्फ चुनावी चंदे के लिए किया गया। ये इस तरह के व्यक्ति को मुखिया बनाया गया है वन विभाग का, जो भ्रष्टाचार के मामले में एक सबसे बदनाम व्यक्ति रहा हुआ है, उसको मुखिया बनाया है। ये मोहम्मद अकबर के वन मंत्री और भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ है ये। इसके खिलाफ विभाग के जो बेहतर अफसर हैं, जो कि इस अफसर से सीनियर भी हैं, वो लोग अदालत गए हुए हैं। मीटिंग में जाना छोड़ दिए बहुत सारे अफसरों ने। हाँ। तो कोई ये बहुत खराब स्थिति है। और वो भी मोहम्मद अकबर जैसे जो कानून के बड़े जानकार हैं, नियम पसंद माने जाते हैं, प्रचारित है ऐसा, तो वो बड़ा दुखद रहा। कैंपा, आपका तो उठना बैठना था मोहम्मद अकबर से, कभी आपने समझाने की कोशिश नहीं की? अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि ऐसा लगता है कि वो दबाव में या कुछ पसंद में इस तरह का। मोहम्मद अकबर तो इतने धाकड़ और मजबूत मंत्री रहे। देखिए, मंत्री बनने, विपक्ष में कई बहुत अच्छे लगते हैं, मंत्री बनने के बाद में पता चलता है कि वस्तु स्थिति क्या है। कम से कम ये बात तो आ जाती है। खैर,
कैंपा एक बड़ा इसमें वो है, बहुत बड़ा, बड़ा बहुत बड़ा कैंपा। मैं आपको बतला दूं, जहाँ कहीं पेड़ कटते हैं उसके एवज में जिन योजनाओं के लिए पेड़ कटते हैं उनकी तरफ से एक पैसा सुप्रीम कोर्ट की एक योजना के तहत जमा कराया जाता है। वहाँ से हर राज्य को जितने पेड़ कटे हैं उनकी जगह नए पेड़ लगाने के लिए वो पैसा आता है। इसको कैंपा कहते हैं। कैंपा का मतलब है कंपेंसेटरी प्लांटेशन की योजना, एक मुआवजे के रूप में जो पेड़ लगाने हैं उसकी योजना। ये इतना भ्रष्ट योजना है जिसकी कोई हद नहीं है। बड़े बड़े यहाँ छत्तीसगढ़ के जो प्रशासनिक मुखिया रहे हुए हैं उन्होंने तक इस कैंपा योजना का ऐसा भरपूर बेजा इस्तेमाल किया हुआ है जो बच्चे बच्चे को मालूम है, केवल वन मंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है, बाकी सबको मालूम है। जी, ऐसे ही है जी। सबसे ज़्यादा शिकायतें ये हैं, और ये हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स के रहने के बाद ये सबसे ज़्यादा संभाले यही हैं जो वर्तमान वन प्रमुख हैं। वर्तमान वन प्रमुख नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, श्रीनिवास राव नाम है उनका जी। और सारे लोग उनकी साख को जानते हैं अच्छे से, पूरा वन विभाग अच्छे से जानता है साख को। ऐसा नहीं कि नए वन मंत्री केदार कश्यप इनकी साख से वाकिफ नहीं होंगे, सब लोग जानते हैं जी। दूसरे जल संसाधन में रविंद्र चौबे विभाग थे, और शिकायत भी आती थी तो वो बिल्कुल बिना लाग लपेट के जांच के लिए वो घोषणा कर देते थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। दिक्कत ये है, एक बड़ी परियोजना खास करके चूंकि ये बस्तर से आते हैं, बोध घाट परियोजना को लेके सरकार ने बढ़ चढ़ के दावे किए थे पिछली सरकार ने कि हम लाएंगे। सबसे पहला विरोध अरविंद नेतांग जी ने किया कि ये वाइबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, वाइबल नहीं है एक। दूसरा वो सपाट इलाके में है और बहुत बड़ा इलाका डूबेगा, जंगल जाएंगे, आदिवासी बेदखल होंगे जी। इरिगेशन वहाँ हो नहीं पाएगा क्योंकि लेवल उस तरह का नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैंने यहीं पे आलोक शुक्ला को इंटरव्यू किया है जी। या तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है या अलग से बातचीत में मुझको कहा है कि बोध घाट का इतना विरोध करते रहे नेताम जी, भूपेश बघेल ने एक नहीं सुनी उनकी, बल्कि नेताम जी के बारे में कुछ टिप्पणी, आक्रामक टिप्पणी कर दी थी, बहुत आक्रामक टिप्पणी की थी नेताम जी को लेकर। ये योजना बहुत पुरानी है, बिल्कुल वायबल नहीं है, पर्यावरण के ठीक खिलाफ है ये, तो उस योजना पे भी कोई फैसला लेना होगा। वो फैसला बंद कर चुके हैं, रोक दिए गए, स्थगित किया हुआ है, लेकिन इसके सर्वे के नाम पे करोड़ों खर्च हो चुके हैं। ऐसा जी, जिसको करना नहीं है उसका भी सर्वे हो चुका है। अच्छा, ये बड़ी चीज है। ये तो इसी ऐसी हरकतों के लिए जल संसाधन विभाग जो है, पहले इसका नाम सिंचाई विभाग था जी। सरकार में इसको सिंचाई विभाग कहते थे, लेकिन खिंचाई विभाग के रूप में इतना प्रचलित हो गया कि फिर इसका नाम बदल दिए कि ये सिंचाई नाम से बदनामी बहुत हो रही है, इसका नाम बदल दो। जैसे ये हुआ था ना कि काला धन बहुत हो रहा है तो 1000 का नोट बंद कर दो। ये किसी को समझ नहीं आया कि 1000 का बंद करके 2000 का चालू करने से काला धन कैसे रुकेगा। ऐसा ही किसी को समझ नहीं आया कि सिंचाई का नाम बदल के जल संसाधन कर दोगे तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। भाई लोग तो वही है, नियत तो वही है। खैर, तो जल संसाधन, इसमें आपको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है? काफी काम करने की जरूरत है। जांच वांच बहुत सारी रविंद्र चौबे घोषणा कर चुके हैं। बिल्कुल। और इसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, तो काफी कुछ करना अपन जिक्र कर ही चुके हैं। अब यानी इसमें सहकारिता विभाग में खास कर सबसे बड़ी चीज ये है कि केदार कश्यप पूरे 15 साल मंत्री रहे हैं। हाँ। इसलिए अनुभव के मामले में कोई कमी नहीं है। ये विनम्र भी है। मेरा उनसे 2-4 बार की मुलाकात है, मेरा वास्ता पड़ा है उनसे। वो विनम्र हैं, नौजवान हैं, यानी वो उम्र दराज दिखते नहीं है कि 2003 में पहली बार विधायक बने थे। बैडमिंटन खेलते हैं इसलिए उनकी सेहत ठीक रहती है। आप लोगों में से जो खेलते ना हो वो केदार कश्यप को देख के प्रेरणा ले सकते हैं कि खेलने कूदने से, कल ही बृजमोहन ने भी कहीं कहा है खेल कूद के बारे में कि अपने सेहत के तरफ ध्यान, हालांकि बृजमोहन खेलते नहीं है कुछ, केदार कश्यप रोज बैडमिंटन खेलते हैं। तो अगला आते हैं शशांक। हम यहाँ से चालू हो रहे हैं नए मंत्री। 1 2 3 4 5 नए मंत्री हैं जो पहली बार बने। ऐसा ही है। इनमें लखनलाल देवांगन है, ये वाणिज्य और उद्योग, ये एक विभाग है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और दूसरा है लेबर। ये 2 विभाग है।
ये विभागों के मंत्री इनको बनाया गया है जी। इन्होंने शायद जयसिंह अग्रवाल को हराया था कोरबा से, ऐसा ही है जी। ये पहली बार मंत्री जरूर बने हैं, लेकिन एक बार मेयर रह चुके हैं, संसदीय सचिव रह चुके हैं, इसलिए तो उनको काम का अनुभव है। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज, उसी क्षेत्र से आते हैं जहाँ उद्योग की समस्या है। हाँ। खास करके कोरबा से हाँ। और गढ़ के आसपास। हाँ। और दूसरी चीज ये श्रम, कोरबा कटघोरा दोनों जगह से रहे जहाँ श्रम की भी समस्या है, बहुत बड़ी, जहाँ इंडस्ट्री है वहीं श्रम विभाग का काम है। तो ये इन सब चीज़ों से परिचित हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ अच्छा ये कर सकेंगे, करना चाहिए। क्योंकि संसदीय सचिव को काम करने का बहुत मौका नहीं रहता है जी, इसलिए हमको अभी तक नहीं मालूम है कि ये काम कितना कर सकेंगे जी। लेकिन ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है जी। कि ये इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं जानेंगे, ये लेबर की ज़रूरत नहीं जानेंगे, मजदूरों की दिक्कत जानते होंगे, ये भी जानते होंगे कि उद्योग कितना प्रदूषण करते हैं, उसको लेके प्रदूषण की दिक्कतों को लेके कहाँ जाएं। हालांकि मुझको एक चीज़ बतलाओ, आप तो सभी विभागों को करीब से देखे हो, उद्योग मंत्री कभी प्रदूषण की शिकायत करते हैं क्या कि नहीं करते हैं? दिक्कत ये है कि उद्योग के पास आवास पर्यावरण या विभाग कभी रहा नहीं, दोनों एक दूसरे से हमेशा टकराते हुए नजर आते। लेकिन अफसर जो हैं बीच बीच में एक अफसर ने दोनों विभाग देखा है। अब कुछ अफसरों ने देखा है। बैजयंत कुमार इंडस्ट्री भी देखते थे और हाउसिंग एनवायरनमेंट भी देखते थे। दिक्कत ये है जो इंडस्ट्री देख रहा है वही प्रदूषण देख रहा है, ऐसा देखा हुआ है। तो दिक्कत ये है, एक हाथ में अनुमति देते थे, दोनों हाथ में अनुमति देना पड़ता था उनको, ये स्थिति तो रहती थी। हाँ। लेकिन अभी कम से कम यह है कि लखनलाल देवांगन उद्योग की सेहत देखेंगे और आगे हम चर्चा करेंगे कि आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी को बनाया गया है, वो पर्यावरण की सेहत देखेंगे। मुझको इस सरकार को सलाह मुझको नहीं देना है, बहुत ही ज्ञानी विद्वानी सरकार है ये, लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि परस्पर हितों का टकराव जहाँ पे रहता है, ऐसे दो विभाग न किसी मंत्री को देना चाहिए न किसी सचिव को दोनों विभाग का सचिव रखना चाहिए। उद्योग और पर्यावरण इन दोनों का सचिव अगर आप किसी एक को रखेंगे तो भी उससे नुकसान होता है। ये अलग अलग हितों की बात है, तो आप इसको एक साथ नहीं रख सकते। तो इस सरकार ने ये दो विभाग मंत्रियों को तो अलग अलग दिए हैं, सचिवों का देखना है क्या होता है। जी बिल्कुल। तो श्रम विभाग की भी तो बहुत सारी दिक्कतें होगी शशांक यहाँ। बहुत दिक्कतें हैं। एक अन्य निर्माण एक इनके साथ जुड़ा निगम है। हाँ। वो मजदूरों के कल्याण के लिए बना रहता है, जिसमें पैसा लेते हैं कंस्ट्रक्शन वाले इमारतों से। हाँ। अब वेलफेयर का काम काफी हो सकता है, होता रहा है। उसके विज्ञापन के बोर्ड मुझको दिखते हैं। जी, जितना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और ये सब दिखता है, जितना फूका गया है, जबकि देने पर प्रतिबंध है, उस पर आप कैसा आप दूसरे उपयोग में नहीं कर सकते। हाँ। उसका एक नियम है कि क्योंकि वो उन्हीं के पैसे पर उनके वेलफेयर के ही खर्च किया जा सकता है। तो ये तो अपना चेहरा और मुख्यमंत्री के चेहरे वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड दिखते हैं, आपने नहीं देखा होगा। जी। तो ये भगत सिंह की प्रतिमा के पीछे ही था ये। जी बिल्कुल। पता नहीं भगत सिंह को क्या लगता होगा देखकर। जी, तो इनको ये ध्यान देना होगा। यानी मजदूरों के कल्याण के लिए जो बोर्ड बना है, सन्निकार मंडल या ऐसे कुछ नाम है उसका। जी। लखनलाल देवांगन जी से हम ये भी उम्मीद करेंगे, ये कोशिश करें कि ऐसे किसी बोर्ड का पैसा गैर मजदूर काम में इस्तेमाल न किया जाए, इश्तहारों में इस्तेमाल न किया जाए उस पैसे को, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। अगला हम आते हैं शशांक, बड़ा दिलचस्प बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग है श्याम बिहारी जायसवाल। इनको दिया गया है हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा। 20 सूत्री कार्यान्वयन, उसको मत देखिए अभी, उतना नाम बड़ा है काम छोटा है उसका, लेकिन चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा ये विभाग अभी देख रहे थे TS सिंहदेव जी। ऐसे ही था जी। और जब उन्होंने पंचायत विभाग छोड़ा था तो उनके पास केवल यही विभाग था जी। प्रदेश के बाद में जाके जो उप मुख्यमंत्री बने वो एक समय केवल इतने ही विभाग के मंत्री थे जी। चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के। बाद में उप मुख्यमंत्री बने, कोई GST वगैरह जुड़ गए थे उसके साथ। हाँ? GST वगैरह ऐसा कुछ और था, लेकिन मोटे तौर पे वो चिकित्सा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर ही कहलाते थे। ये पहली बार मंत्री बन रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी।
इनको हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन ये दिया गया है जी। आप अभी फिर आप बोलोगे कि मैं किसी शुक्ला का बात फिर छेड़ रहा हूँ, लेकिन आलोक शुक्ला जी ये हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन भी देखते थे ना जी, बिल्कुल ये देखते थे ना ये जी। और इसका जो बदहाली है वो भ्रष्टाचार है वो सामने है सबके। जी मैं नहीं जानता आप उसको मानते हो कि नहीं मानते हो जी, ये भ्रष्टाचार तो को। हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी कुख्यात भी रहा है। हाँ और खास करके यहाँ 2-3 सीबीआई जांच वगैरह भी हुई है खरीदी वरीदी को मामले, मलेरिया उपकरण वगैरह के लेके पिछले रमन सरकार के समय ही हुई थी। हाँ ये कुछ श्याम बिहारी जायसवाल और ये लगभग सरगुजा संभाग के ही हैं दोनों, टीएससी एक ही जगह संभाग से आते रहे। ये पैसे ये राइस मिलर हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी। अच्छा इनका अपना बैकग्राउंड कृषि से आते हैं और बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये। अच्छा, अब कोरोना के समय काफ़ी कुछ फंडिंग वगैरह भी काफ़ी हुई है डीएमएफ से खरीदी वगैरह को, तो उसमें काफ़ी अनियमितता भी पाई गई है। हाँ। इस तरह के रहे हैं तो ये एक चुनौती इनके सामने रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि चिकित्सा शिक्षा, खास करके नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, सरकारी भी खुले हैं और सरकार की योजना है केंद्र की कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए। ये घोषणा पत्र में है भाजपा के घोषणा पत्र में भी है और उसमें यह है कि एम्स की तर्ज पर जी हर संभाग में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा या हर लोकसभा क्षेत्र में खोला जाएगा जी, हर संभाग का है शायद एम्स की तर्ज पर। लेकिन हालत ये है हेल्थ एजुकेशन की आज जी कि जो रायपुर जो कि राजधानी का मेडिकल कॉलेज है, प्रदेश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज जी, यहाँ के बारे में कोई मुझको कह रहा था 2 महीना पहले, आज की जानकारी नहीं है, 2 महीना पहले की जानकारी है कि चिकित्सा शिक्षकों की कमी जो है प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में 53% है जी, 53% चिकित्सा शिक्षकों की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इसकी मान्यता रद्द कर सकता है, अगले साल एडमिशन रोक सकता है, ऐसी नौबत है। न सिर्फ यहाँ रायपुर, बाकी जगह में और भी बुरा हाल। मेरा मानना है कि जब राजधानी में यह हाल है तो बाकी जगह तो और बुरा हाल होगा। कोई टीचर जाना नहीं चाहते हैं बाहर, कोई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बाहर जाना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में जाते हैं जी। तो जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी जगह और बुरा हाल होगा। मैं एक चीज और देख रहा हूं कि टीएस सिंहदेव पिछली सरकार में जब हेल्थ मिनिस्टर थे कुछ समय तक उनके साथ में निहारिका बारिक नाम की एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ की सेक्रेटरी थी जी। उस समय उन्होंने काफी कुछ काम संभाला हुआ था जी। बाद में वो 2 साल की छुट्टी पे विदेश चली गई थी जी। अभी वो लौट के आई पिछली सरकार के समय तो उनको पंचायत का एक प्रशिक्षण केंद्र है निमोरा में जी। जिसमें कोई काम वाम नहीं रहता है जरा सा भी, वो उसको एक पार्किंग प्लेस कहा जाता है कि बाहर से कोई आए तो जब तक कोई अलाट किया जाए कोई काम तब तक पार्किंग प्लेस में उसको डाल के रख दो। तो निहारिका बारिक जो कि टीएस सिंहदेव के समय बहुत अच्छी साख वाली काबिल हेल्थ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रही हुई हैं, वो पंचायत में अभी खाली बैठी हुई हैं पंचायत ट्रेनिंग में। मुझको नहीं मालूम ये सरकार किनको पसंद करेगी किनको नहीं पसंद करेगी, लेकिन एक तरफ 5 साल आलोक शुक्ला जैसे अफसर जो हैं हेल्थ सेक्रेटरी रहे जी। आलोक मेरे निजी तौर पे मेरे दोस्त भी हैं, मेरी उनसे आलोक और सुनील बोल के ही बातचीत है, लेकिन मैं उससे परे होकर यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो जन कल्याण की बात है, उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी मेरी नहीं है। मेरा एक कहना है पिछले 5 साल हेल्थ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी डायरेक्टर जितने तरह की पोस्टिंग हुई ये पोस्टिंग टीएस सिंहदेव से परे होते रही पोस्टिंग। मेरे ख्याल से आधा दर्जन सेक्रेटरी बदले हैं ऐसा ना जी। और बिना टीएस से मर्जी के बदलते जाते रहे ये जी। तो इस सरकार को ये भी देखना होगा अफसर के स्तर पे भी बेदाग कौन से अफसर यहाँ लाए जा सकते हैं। ये जनता के इलाज से जुड़ा हुआ मामला है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा, इन सब को अगर देखें तकरीबन 90% से ज़्यादा आबादी सरकारी इलाज की सुविधा पे रहती है। कुछ 5% से भी कम ऐसे लोग होंगे जो निजी अस्पतालों में जा पाते होंगे। तो 90-95% आबादी के भले के लिए सरकार को चाहिए। उन्होंने श्याम बिहारी जायसवाल को मंत्री चुना है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।
अफसर इनको यहाँ पे ऐसे छांटने चाहिए जो इसको उपजाऊ जमीन मानकर कमाई का जरिया न बना लें, भ्रष्टाचार का अड्डा न बना लें। जी। ऐसा करना होगा, इसके पहले हालत नहीं सुधरेगी। जी। यहाँ एक अच्छी साख वाले ईमानदार और कड़क और काबिल अफसर की ज़रूरत है। मैं नहीं जानता है तीनों चारों काबिल वाले अफसर अभी आते हैं कि आउट ऑफ सप्लाई हैं, मैं नहीं जानता। अगला नाम जो है ओपी चौधरी। जी। ओपी चौधरी आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए, भाजपा ज्वाइन की। उन्होंने पिछला चुनाव खरसिया से लड़ा, उमेश पटेल से वो हार गए। इस बार उन्होंने रायगढ़ से चुनाव लड़ा, रायगढ़ से वो चुनाव जीत गए। पहली बार वो मंत्री बनाए गए हैं और करीब 20 साल बाद ये पहला मौका है, 20 नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, ये पहला मौका है कि मुख्यमंत्री से परे कोई वित्त मंत्री बन रहे हैं। जी। नहीं तो रमन सिंह भी तकरीबन पूरे समय वित्त मंत्री रहे, भूपेश बघेल 5 साल वित्त मंत्री रहे। अब ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय दिया गया है, एक बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा विभाग है, खासकर आज जब सरकार बड़े घाटे में चल रही है, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, राजनीतिक रूप से तरह तरह के नए काम शुरू करने हैं, खर्च के काम। ऐसे में वित्त मंत्री जो है उसकी चुनौतियां बहुत अधिक हैं। अपन इसी पे पहले बात कर लें, वित्त पे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शुरुआत के 3 साल रामचंद्र सिंह देव संभाले। हाँ। उसके बाद 3 साल करीब 2.5-3 साल अमर अग्रवाल रहे। फिर उसके बाद से सीएम संभालते रहे। शुरुआत में मुझे ध्यान आ रहा है कि आखिरी 3-3.5 हज़ार करोड़ का बजट था जोगी सरकार में। अब घाटा भी करीब 150 करोड़ के आसपास था। मतलब ये था कर्ज। आज 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, भारी भरकम। और हमारी स्थिति उस दिशा में जा रही है कि पंजाब की तरह, जैसे कि बाद में ये ना हो जाए कि लाइट बिजली में हो। ठीक कह रहे हैं आप, तो आप ठीक कह रहे हैं, आय से अधिक खर्च होगा तो ये स्थिति आनी ही आती ही आएगी ही अगर वैसा हुआ। ओपी चौधरी निसंदेह ये कहा जा सकता है कि ये बहुत अच्छी पसंद है। बहुत अच्छी पसंद है, बहुत अच्छी पसंद है और ये सब चीज़ों को समझ रहे हैं। और उन्होंने पहले आते साथ ही कहा भी कड़क कि ये सरकार भ्रष्टाचार से डूबी हुई है, हम व्यवस्था करेंगे। उम्मीद है कि ऐसा करना इनके लिए जरूरी भी होगा। क्योंकि इसी राज्य में वो आईएएस अफसर रहे हुए हैं, तो अलग अलग विभागों को संभालने वाले जो अफसर हैं, जो फाइनेंस के मामले में वित्त मंत्री से जुड़े रहेंगे सब लोग, तो मुझको लगता है कि एक बेहतर तालमेल, बेहतर बातचीत उनकी सारे अफसरों से होगी। और मंत्रिमंडल में भी वो एक अनुभवी के रूप में गिने जाएंगे, जिनको शासन प्रशासन का खासा अनुभव है। वो उनको राजनीति का अनुभव कम है, लेकिन शासन का अनुभव ज़्यादा है। मैं एक चीज़ आपको बतलाना चाहता हूँ, आपकी बात सुन के मैंने निकाला कि बोझ कितना है। अभी इकोनॉमिक टाइम्स में एक ग्राफिक आया है, इसमें है अलग अलग राज्य जो हैं अपनी खुद की रेवेन्यू के मुकाबले कितना % सब्सिडी दे रहे हैं, जिसको कोई रेवड़ी कहते हैं, कोई तोहफा कहते हैं, कोई सब्सिडी कहते हैं। कौन से राज्य अपनी खुद की कमाई का कितना % सब्सिडी दे रहे हैं जनता को। ये 2023-24 जो अभी चल रहा है, हम जो बैठे हैं, इसका आंकड़ा है ये 2023-24 का आंकड़ा है ये, सारे राज्यों का है। इसमें मैं सबसे पहले सबसे नीचे से शुरू कर देता हूँ। केरल, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस बारी बारी से केरल पे राज करती हैं, गठबंधन है दोनों के। वहाँ अपनी खुद की रेवेन्यू का 2.7 पौने 3% ये सब्सिडी है। केरल में पौने 3% सब्सिडी है। हमारे बगल का जो उड़ीसा है, जो बहुत गरीब माना जाता है, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा गरीब माना जाता है, वहाँ पौने 6% है, 5.7%। ठीक है, लेकिन मैं ऊपर आता हूँ, बीच में आ जाता हूँ। चलिए बीच में, गुजरात मोदी का अपना राज्य है, वहाँ 22% राज्य का राजस्व जो है उसका 22% जनता को दिया जाता है। जनता के सब्सिडी में, रेवड़ी में, तोहफे में, मदद में जाता है।
कर्नाटक में 26% है। पंजाब जिसकी आप बात कह रहे हैं कि डूबने की तरफ जा रहा है पंजाब, वहाँ 39.6% है। 40% से जरा सा कम पंजाब, जिसकी मिसाल डूबने के रूप में दी जाती है, डूबने के रूप में। इसके ऊपर है तमिलनाडु 67.4%। राज्य का जो राजस्व है उसका 67.4% कहाँ जा रहा है? सब्सिडी में। जी। छत्तीसगढ़, जी। आप बतलाओ अंदाज कितना होना चाहिए यहाँ? जी। मैं बताता हूँ आपको। जी। थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, खड़े हो तो कुर्सी पे बैठ जाइए, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में राज्य की अपनी कमाई का जितना हिस्सा सब्सिडी में जा रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स देश का बड़ा इकोनॉमिक पेपर है, फाइनेंशियल पेपर है, इसके आंकड़े गलत हों ऐसा मुझको नहीं लगता है। इसने नीचे लिखा है, ये सोर्स जो है आरबीआई का सोर्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है ये। छत्तीसगढ़ अपनी राजस्व का 92.7%, 93% सब्सिडी दे रहा है। जी। 93% सब्सिडी का मतलब ये है कि 7.25% पैसा राज्य की कमाई का बाकी काम के लिए बचा है। जी। आप समझ रहे हो? जी। राज्य की खुद की कमाई का 7.25% पैसा बाकी काम के लिए बचा है, सब्सिडी देने के अलावा। जी। ठीक है जी। अब ये सब्सिडी कांग्रेस देती थी, भाजपा दे रही है, किसकी घोषणा है मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, सब्सिडीज एज अ परसेंटेज ऑफ स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू। अपना टैक्स रेवेन्यू जो है राज्य का, उसका 92.7% टैक्स रेवेन्यू का इसमें जा रहा है सब्सिडी में। टैक्स का कुल 7.25% पैसा ओपी चौधरी के टेबल पे रहेगा अगर ये आंकड़े जारी रहेंगे तो। अगर इनमें कोई कटौती की जाएगी तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन राजस्व की हम बात कर रहे थे इसलिए अचानक मुझको ये टेबल याद आ गया। बहुत बढ़िया जानकारी है। अचानक ये अभी 4 दिन पहले ही मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में देखा था, मुझको याद आ गया। लेकिन ओपी चौधरी के पास वाणिज्यिक कर भी है। वाणिज्यिक कर का मतलब यह है कि टैक्स की रिकवरी। मैं आपको बतलाऊं, टैक्स ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहती है। टैक्स अगर आप ईमानदारी से वसूल कर सकें, जो टैक्स चोर रहते हैं उनको पकड़ सकें, ये भी बहुत रहता है। लोग टैक्स चोरों को नहीं पकड़ते हैं, टैक्स भरने वाले लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाते चलते हैं, ये आम बात है। जो टैक्स दे रहा है शिनाख्त तो हो गई, उसके ऊपर और बोझ लाद दो। जो टैक्स चोरी कर रहा है वो नज़र में ही नहीं आ रहा है सरकार के, ऐसा आम तौर पर होता है। ओपी चौधरी नौजवान हैं, काबिल हैं, तेज हैं, होशियार हैं। जीएसटी इनके पास है। हाँ, तो इसमें यह है कि लंबित जो जीएसटी लाने में, चूंकि दोनों एक ही जैसा डबल इंजन की सरकार है जैसा, तो एक मदद इनको मिलेगी। गार्ड का डिब्बा नहीं लगा है, दोनों साइड इंजन ही है। बिल्कुल। तो ओपी चौधरी के लिए एक अच्छी बात तो ये है, जैसे टीएस सिंहदेव को हमेशा शिकायत रहती कि हमारे जीएसटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण रुके हैं। तो वो स्थिति अभी नहीं है, नहीं बनेगी, मतलब कुल मिला के बेहतर स्थिति में रहेंगे। अब इनसे आगे बात करें तो आवास पर्यावरण। आवास पर्यावरण जो है, इसको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी कहते हैं, एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसी के तहत पॉल्यूशन बोर्ड आता है। इसी के तहत जब किसी सरकार को उद्योगों को धमकाना, चमकाना, बाह मरोड़ना रहता है तो यही विभाग ज़्यादा काम आता है। प्रदूषण का एक नोटिस किसी को भेज के उसको बंद करवा दिया जाता है, किसी इंडस्ट्री को। ऐसा पिछली सरकार के समय डिस्टिलरीज के साथ बहुत हुआ। शराब कारखानों को बार बार आप जानते हैं किस वजह से किया गया होगा, उनको बंद करवाया गया। इन्होंने बयान भी दिए हैं ईडी में, उन्होंने ईडी में बयान भी दिए हैं डिस्टिलरी के लोगों ने। कल मेरे पास आया है, 12-13 हज़ार पेज का है पीडीएफ, अब उसको कितना खोल के पढ़ पाऊंगा मैं। तो खैर, ये आवास पर्यावरण मंत्री जो है ये भी ओपी चौधरी को बनाया गया है। इसमें एक दिलचस्प बात है, आवास पर्यावरण के तहत रायपुर शहर और नया रायपुर ये दोनों आता है, जहाँ के ओपी चौधरी कलेक्टर रह चुके हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे रायपुर में, दोनों रहे हैं।
तो ओपी चौधरी को राजधानी का, नया राजधानी, मौजूदा शहर, इनका खूब ज्ञान है जी और आवास पर्यावरण के तहत ये पूरा आता है। हाउसिंग बोर्ड भी इसी के भीतर आता है, आरडीए भी इसी के भीतर आता है, कमल विहार जैसी योजना इसी के भीतर आती है जी और पूरे प्रदेश के कारखानों का प्रदूषण ये भी इसी के तहत आता है, बहुत सारा इसके तहत आता है जी। अब इसमें यह है कि आवास पर्यावरण में जैसे आरडीए पूरे लगभग अभी कर्ज मुक्त हुआ है। हाँ 600 करोड़ का। हाँ 5 तो साल 5 साल बाद, तो 5 साल तो उसी में निकल गए, प्रॉपर्टी बेच के कर्ज निकालने में, और कोई नई स्कीम ये नहीं आ कर्ज पाई। कोई कमाई बढ़ा के नहीं हुआ है, संपत्ति बेच के घटा है ये। घटा है। हाँ अब इनके पास कुछ, इन्होंने कोशिश किया था शांति विहार योजना, हाँ और भी कुछ इस तरह के, यानी मुझको लगता है इसमें स्कोप बहुत स्कोप बहुत है। अलग अलग आवासीय व्यावसायिक योजनाएं बनाना, जी वहाँ स्कोप बहुत है। ओपी चौधरी के ऊपर जिम्मेदारियों का टोकरा है। बजट अभी ठीक सामने होने वाला है, जी तो उसको देखना पड़ेगा कि कैसे होगा बजट, वो बिल्कुल। टैक्स की रिकवरी कैसे होगी, दिल्ली से जीएसटी का पैसा कैसे आएगा, जी आवास पर्यावरण में क्या क्या हो सकता है, ऐसी कई योजनाएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, बड़ी काबिल हैं, है। अच्छे अच्छे काबिल अफसर माने जाते हैं, इनकी साख अच्छी रही है जी और देखना है कि कैसा काम करते हैं ये। जी ठीक है। जी अगले 2 मंत्री, इनके कामकाज के बारे में कैमरामैन बता रहे हैं, बहुत समय हो गया है तो मैं थोड़ा तेजी से आगे जी बढ़ता हूँ। बिल्कुल। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े अकेली महिला मंत्री हैं। जी इनको महिला और बाल विकास और समाज कल्याण ये विभाग दिए गए हैं। जी ये परंपरागत रूप से महिला को ही मिलते हैं ये विभाग, जी चाहे जोगी की सरकार रहे, चाहे रमन सिंह की सरकार रहे, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो ये इन विभागों में संभावना कितनी है इसको देखे बिना जी एक महिला मंत्री लेना जरूरी है। जी इसलिए एक महिला मंत्री लेके उसको ये विभाग देने की परंपरा रही है। परंपरा रही है। खैर मैं उसको गलत भी नहीं मानता। ज़्यादा उम्र की नहीं, 31 साल की है, जबकि 33 साल के से विधायक रहे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। हाँ हाँ, यानी ब्रिजमोहन जब पहली बार विधायक थे तो उनके पहले कार्यकाल के बीच में किसी वक्त ये पैदा हुई होंगी लक्ष्मी राजवाड़े, ऐसा ही है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन लोकतंत्र और राजनीति की खूबी कि आज मंत्रिमंडल में ये बराबरी की मंत्री हैं ये। जी तो महिला और बाल विकास और समाज कल्याण, इसमें कमजोर तबका मैं मानता हूँ महिलाओं को और बच्चों को, ये कमजोर तबका है। जी समाज कल्याण में भी सबसे गरीब लोग, निराश्रित, ऐसे लोग आते हैं। जी आज हम बहुत लंबी बात इस विभाग पे नहीं कर रहे, हम फिर करेंगे। इसमें अपार संभावना है सुधार की। जी इन विभागों को परंपरागत रूप से एक महिला मंत्री को देकर इनको भूल जाने की एक परंपरा रही है। जी इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है, हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे। आज ये बात बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। जी इन विभागों के बारे में शशांक हम फिर चर्चा करेंगे। जी इसके बाद आखिरी नाम है आज का टंकराम वर्मा। टंकराम वर्मा पहली बार विधायक बने हैं, जी पहली बार मंत्री बने हैं, जी लेकिन ये कुछ मंत्रियों के साथ या सांसदों के साथ, विधायकों के साथ निजी सहायक के रूप में पहले काम कर चुके हैं। ये रमेश बैस, करुणा शुक्ला, केदार कश्यप, ऐसे कई लोगों के साथ, एक दयालदास बघेल, कई लोगों के साथ काम कर चुके हैं। बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है, लोकतंत्र की एक और खूबी है ये कि जिन मंत्रियों के साथ इन्होंने सहायक के रूप में काम किया था, आज उन्हीं मंत्रियों के साथ ये बराबरी के मंत्री हैं मंत्रिमंडल में। बड़ी खूबी है लोकतंत्र की ये। इन्होंने बलौदा बाजार से शैलेश नितिन त्रिवेदी को हराया है। जी ये कुर्मी समाज के हैं जी और इनको खेल एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ये दिया गया है। खेल और युवा कल्याण तो छोटा विभाग है विभाग के रूप में, लेकिन राजस्व विभाग एक बड़ा विभाग माना जाता है। पूरे राज्य की जो सरकारी संपत्ति है जी उसका मालिक ये विभाग रहता है। सारी जमीन, एक एक इंच जमीन का मालिक रहता है, पहली बात। दूसरी बात, जितने तहसील वगैरह आती हैं ये सब राजस्व मंत्री के मातहत आती हैं। जितने पटवारी आते हैं सब राजस्व मंत्री के मातहत आते हैं। आपको बतलाऊं मैं, नए मुख्यमंत्री ने भी कहा है, हर मुख्यमंत्री कहते हैं, हर मंत्री कहते हैं, हर कलेक्टर कहते हैं, पहला उनका रहता है
राजस्व विभाग के तहसील और पटवारी के लंबित मामलों का निपटारा। ये पूरे प्रदेश में कहा जाता है। ये बिल्कुल, एक भी पटवारी हल्का भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ये चेतावनी लागू ना होती हो। ये बड़ा चुनौती का विभाग है। मैं बतला सकता हूँ आपको, किसी सरकार को बदनाम करने के लिए तहसील ऑफिस और पटवारी का दफ्तर ये काफ़ी रहता है। ये पूरी तरह से बदनाम कर सकता है सरकार को। लोग तुलना करते हैं, रमन सरकार के समय पटवारी का रेट ये था, भूपेश सरकार के समय ये हो गया है। तहसील में रमन सरकार के समय इतना पैसा लगता था, भूपेश के समय अब इतना पैसा लगने लगा है। ये ना हो जाए कि इस सरकार के बारे में 5 साल बाद जाके लोग कहने लगे विष्णुदेव साय की सरकार में इतना पैसा लगने लगा है तहसील में या पटवारी के यहाँ। मेरा मानना है इसमें सुधार की अपार संभावनाएं हैं और सांसद विधायक मंत्री के साथ रहते हुए टंकराम वर्मा जी को इसका पर्याप्त अनुभव होगा कि भ्रष्टाचार कैसे रहता है तहसील में और पटवारी के स्तर पर। आपको लगता है कि ये सुधार सकेंगे? बिल्कुल ऐसा, इस बारीकियों को उनको जानकारी है भी, क्या क्या गड़बड़ी होती है, हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ राजस्व के बारे में ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल, हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेल राजस्व में ही हुआ है पिछले 5 सालों में ज़मीन के, खास करके जो नीलामी प्रथा शुरू हुई है। हाँ, तो अनाप शनाप काफ़ी उसकी शिकायतें हुई, काफ़ी विधानसभा में भी मामला उठा। तो ये एक चुनौती, एक नामांतरण जमीन का रहता है, मेरे परिवार का है एक मामला, 2009 से चले आ रहा है, निर्विवाद मामला है, 2009 से चले आ रहा है, 2022 में नामांतरण हुआ है। मुझसे तो रिश्वत नहीं ली गई, लेकिन जिन मेरे दोस्तों ने वहाँ जाके उस काम को करवाया है, मुझको पक्का मालूम है कि उनसे रिश्वत ली गई है। 2009 से 2022 ये मेरे एक मामले को लगा है। कई सरकारें आई चली गई, 2022 आखिरी में जाके ये हुआ है। ये स्थिति तमाम लोगों की है। मैं राजधानी रायपुर में बैठा हूँ, थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान है, लेकिन बिना रुपया पैसा दिए ये काम नहीं हो सकता। मुझको राज्य के एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, एक पैसा किसी को रिश्वत नहीं देते हैं। उनकी तरफ से किसी और ने रिश्वत देके उनकी बेटी का आय प्रमाण पत्र बनवा के दिया 2 दिन में, जिसके बारे में तहसीलदार अड़े हुए थे रायपुर के कि ये 3 महीने के पहले नहीं बन सकता। उनकी बेटी का कॉलेज का एडमिशन ख़त्म हो जाता। 2000 रुपये उनके तरफ से रिश्वत किसी और ने दी, वहाँ पे 2 दिन के भीतर उनके घर पहुँचा दिया गया। 2 दिन के भीतर। ये रायपुर की तहसील का हाल आपको बतला रहा हूँ मैं। एक पटवारी यहाँ का करोड़पति पहले साल में हो जाते हैं, 5-10 साल रह गए तो अरबपति हो जाते हैं। ज़मीन के मामले निपटाने में वो भागीदारी करने लगते हैं पटवारी कि 10% ज़मीन मोला दे दे, एक सुधार दे हूँ केस ला। तो देखते हैं कैसे होता है। बहुत बड़ी चुनौती का मामला है राजस्व विभाग, मैं इसको छोटा नहीं मानता हूँ। देखते हैं इसको कैसे निपटाते हैं। टंकराम वर्मा जी, आज की बातचीत को ख़त्म करें, अपन फिर बैठेंगे आगे। ये बातचीत पूरी नहीं होती, लेकिन हम इसको तीसरे किस्त तक ले जाना नहीं चाह रहे थे। आज इसको हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। हम फिर बैठेंगे सरकार के कामकाज को लेकर, सचिव भी आएंगे, अलग अलग विभागों में फिर शायद बोलने का मौका मिले। फिलहाल सरकार में जो भी हमारी बात सुन रहे होंगे, हो सकता है उनको कोई बात काम की लगे, ना लगे तो भी हमको बुरा नहीं लगता। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, लिंक अपने दोस्तों को भेजिए, नीचे टिप्पणी कर सकते हैं तो और अच्छी बात रहेगी। चलते चलते छोटी सी नसीहत, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा का शौक रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। कैंसर इन्हीं को सूंघते सूंघते पहुंचता है। महीना, 2 महीना, 4 महीना देर से आएगा ज़रूर। अपने परिवार पर मेहरबानी कीजिए, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। फिर मिलते हैं।